ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे टीचर्स रिपीट करते रहते थे कि हम लोग वी शुड थिंक कि पेपर हमारा अगले ही दिन है। हमें कभी डर ना लगे कि कोर्स ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये कभी आपकी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है जेईई में, एक स्टिपुलेटेड टाइम है, 3 मिनट्स का पर क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज, तो आपको उसी में ही ख़त्म करना है। Hello everyone, welcome back to the Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. So मेरा नाम आदित्य गुप्ता है and I am a student of IIT Delhi. आज मैं एक इंटरेक्शन करने वाला हूँ with Mayank Motwani, who secured All India Rank 5 in JEE Advanced 2022. So Mayank, कैसा लग रहा है अभी यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। Tell about your background, कहाँ से प्रिपेयर करा तुमने? मैं वैसे तो भोपाल का हूँ, पर मैंने जेईई की प्रिपरेशन कोटा में एक रिलायबल इंस्टीट्यूट है वहाँ से करी थी। अच्छा, सो तुम कौन सी क्लास में गए कोटा फिर? मैं कोटा तो 10th में गया था। 10th में प्रिपरेशन के लिए गए थे, उससे पहले कोचिंग करते थे? हाँ, उससे पहले करता था। प्री नर्चर टाइप्स। हाँ। ओके। एंड बाकी ये इंजीनियरिंग करने का डिसीजन, ये जेईई देना, ये आईआईटी में जाना, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 5 इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा जिसने तुम्हें पुश किया होगा टू सिक्योर दैट रैंक। जैसे मैं जब लोअर क्लासेस में था, 6 के अराउंड, मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन था, तो मेरे को पता था कि मैं एज सच मैथ्स में ही करना चाहूँगा, मेरे को इंटरेस्ट भी है और मैं अच्छा भी हूँ उसमें, तो इसलिए मैंने चूज़ कर लिया था लगभग अप्रॉक्सीमेटली कि मैं मैथ्स स्ट्रीम ही लूँगा। ईयरली 9th क्लास में मेरा इंक्लिनेशन फिज़िक्स में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने फिर चूज़ किया कि मैं पीसीएम में ही जाना पसंद करूँगा। एंड इंजीनियरिंग के बारे में क्या, मतलब व्हाई इंजीनियरिंग स्पेसिफिक? आई गेट इट, स्ट्रीम सिलेक्शन तो ऐसे सोच के लिया था, तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिलेक्शन का आउटकम है या फिर इंजीनियरिंग के पीछे भी कोई ऑल्टरनेटिव मोटिव था? नहीं, ऐसा बेसिक मोटिव तो सच कुछ नहीं है। मेरे को जैसे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा गोल इसमें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ अचीव करना चाहता हूँ, अलॉन्ग विथ प्राइमरीली फिज़िक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, जो कि आज की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए नेसेसरी है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वाली फील्ड में। सो जैसे कि तुमने मेंशन किया, यू वेंट टू कोटा राइट इन 10th क्लास आई थिंक। सो 10th में गए तो काफ़ी मतलब घर छोड़ना, फर्स्ट टाइम आई गेस घर के बाहर स्टेप आउट किए होगे, एंड काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहा होगा, तो कैसा लगा कोटा के बारे में एंड इन जनरल अबाउट लीविंग योर होम? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, थोड़ा इस पे एलैबोरेट करना। सो मैं जब कोटा में गया था तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही गई थी फॉर सपोर्टिंग मी इन माई जेईई जर्नी। फॉर्चुनेटली मेरे को उस समय जो मेरे कंपेट्रियट्स थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। द ओनली रीज़न कि मैं उनसे थोड़ा बहुत भी कम्पीट कर पाता था वो था कि मेरे को थोड़ी सी प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। जो भी पढ़ाने वाले थे वो लोग मोस्टली दे वर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव और लाइक दे हेल्प मी टू ग्रो अ लॉट। सो यू मीन कि हेल्दी कंपटीशन तुम्हें लगा? हाँ, तुमने उस कंपटीशन को एक हेल्दी वे में लेके ग्रोथ हुई तुम्हारी रिलेटिवली, हाँ। एक अच्छे पीयर ग्रुप के कारण, ऐसा कुछ? तो जो मेरे साथ पढ़ने वाले लोग थे वो लोग बहुत अच्छा कंपटीशन देते थे मेरे पास। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो मैथ्स ओलंपियाड में, वो एक ज्योमेट्री ओलंपियाड में मेडलिस्ट था, और ऐसे ही फिज़िक्स ओलंपियाड में भी मेरा एक दोस्त था, वो प्रोफिशिएंट था। सो लाइक आई ऑलवेज हैड द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट आई हैव टू विन नो मैटर व्हाट, आई कैन नॉट लूज। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लूजिंग इफ आई कम हियर? दैट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब वो चीज़, वो बर्निंग डिज़ाइन नहीं किया कि मतलब यार वी शुडंट बैक डाउन, कि हाँ ये देख के कि वो अच्छे हैं अभी हमसे। सो बाकी और बताओ, मतलब डिड यू बिलीव इन ग्रुप स्टडीज एंड स्टफ? तो मेरे ओपिनियन में तो ग्रुप स्टडी ज़्यादा काम की रहती नहीं है, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप बात ही करते रह जाते हैं और काम कुछ हो नहीं पाता है। उसी समय अगर आप घर पे अगर आप कोई टेस्ट पेपर दे लो या फिर शीट सॉल्व कर लो तो वो ज़्यादा यूज़फुल है रादर देन कि आप टाइम पास कर रहे हो। अच्छा, सो यू मीन कि ग्रुप स्टडी से शायद डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है
बातें वगैरह करने लगेंगे एंड वो सब चीज़ें। पॉइंट काफ़ी वैलिड पॉइंट है। सो इसके अलावा और क्या, मतलब कोटा ने आपको क्या ऑफर किया, मतलब एक्सेप्ट फॉर हाई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो कि आपको अपने दोस्तों से मिल रही थी, उसके अलावा और क्या चैलेंजेस थे कोटा में? कोटा में जो टीचर्स हैं मेजरली वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो आपको उनको भले ही जानते बहुत ज़्यादा हैं, इम्पार्ट आपको उतना ही करते हैं जितना नेसेसरी है, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि आप किस जगह बाहर लगाओगे, कि इसके आगे जाना टाइम वेस्ट है और कोई यूज़ प्रोडक्टिविटी भी नहीं है उसकी। मतलब द टीचर्स वो एकदम एग्जैक्टली बता देते यार इससे ज़्यादा मत करना, मतलब तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट होगा अगर तुम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हो। इंटरेस्ट के अलावा करना चाहो तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो कितना भी कर लो, बट अगर एग्जाम ओरिएंटेड करना चाहते हो तो इससे आगे मत पढ़ो। तो ये चीज़ टीचर्स कोटा में बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे स्टडी करनी है। सिंस यू प्रिपेयर्ड फॉर 3 years कोटा से, तो सिंस यू सेड कि टीचर्स काफ़ी अच्छे से गाइड करते थे, काफ़ी मोटिवेट करते थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी विच स्टेड विद यू आफ्टर दिस होल जर्नी ऑफ 3 years? कुछ तो ऐसी बातें होंगी विच एक्चुअली मेड एन इम्पैक्ट ऑन यू। जैसे 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे टीचर्स रिपीट करते रहते थे कि हम लोग वी शुड थिंक कि पेपर हमारा अगले ही दिन है। हमें कभी डर ना लगे कि कोर्स ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये कभी आपकी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है जेई में, एक स्टिपुलेटेड टाइम है 3 मिनट्स का पर क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज, तो आपको उसी में ही ख़त्म करना है। जैसे ये बात मेरे को पेपर के समय बहुत काम आई थी कि वो लोग बार बार रिपीट करते हैं कि मेरे को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये बात तो मैथ्स और फिजिक्स की है, और केमिस्ट्री में तो वो बाउंड और भी कम 2 मिनट्स का हो जाता है। भले ये बात काफ़ी लोग बोलते हैं, पर वही समझना ये ज़रूरी है कि पेपर को आप 3 सब्जेक्ट की तरह ना लीजिए, और एक सब्जेक्ट है उसके 3 टॉपिक हैं। आपको मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं एनी मैटर हाउ। ये फ़र्क नहीं पड़ता आपका फेवरेट मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। आपको बायसेस अपने हटाने पड़ेंगे कि आप किस में, अगर आपको लगता है कि आप प्रोफिशिएंट है, और ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करना है कि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आएँ। ट्रू, आई थिंक जो लास्ट पॉइंट मेंशन किया ना, वो काफ़ी एम्फेसिस देना चाहिए उस चीज़ पे कि हम उस पेपर को पूरा एज वन सब्जेक्ट ट्रीट करें, ऐसे 3 सब्जेक्ट नहीं कि यार मेरे को ये पसंद है मैं ज़्यादा इसे अटेम्प्ट करूँगा। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट राइट देयर। सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सिंस यू मेंशन 3 सब्जेक्ट्स, लेट्स डाइव राइट इनटू देम। पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स आई गेस आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा वैसे इन जनरल? मैथ्स और फिजिक्स में वो इंटरचेंज होता रहता है, पर मैथ्स बोलूँगा मैं तो। ओके, तो जो मैथ्स से ही स्टार्ट कर लेते देन। मैथ्स के बारे में क्या पसंद है? मैथ्स में मतलब कोई प्रीरेक्विजिट्स चाहिए होते हैं, पर इट्स लाइक अ लैंग्वेज। आप उसको जितना बिल्ड करते जाओगे वो आपको उतना प्रोवाइड करेगी रिसर्च करने के लिए, या फिर आपको फैसिनेट करेगी, ऐसे पैटर्न्स दिखाएगी जो आपको लगेगा कि लाइक ये 2 फील्ड्स तो इंटरकनेक्टेड होनी भी नहीं चाहिए, पर वो एक बहुत हाई लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट वे में ऐसे कनेक्ट होती हैं कि आपको समझ में आता है नहीं कुछ तो इसमें स्पेशल है। काफ़ी इंट्यूटिव वे है सोचने का वैसे। पहली बार सुन रहा हूँ वैसे, काफ़ी सही। सो मैथ्स के बारे में बात करते हैं एज अ सब्जेक्ट। क्या लगता है मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मतलब शुरुआत में लगता है कि काफ़ी कुछ है, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, फॉर्मूलेस हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, बट जैसे धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि जब आप पी वाई यूज़ करते हो मोस्टली, तब आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, और आपको उन्हीं में ही फोकस करना ज़रूरी है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, यही जो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं ईयर टू ईयर, और मैंने तो मतलब रिसेंट ईयर्स में कोई चेंज ज़्यादा देखा नहीं है। ये आपके टीचर्स हेल्प करते हैं कि आप क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्लियरली आपको जो पढ़ा रहे होते हैं वो एम्फेसाइज भी करते हैं कि ये पढ़ना चाहिए और इस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ओके, एंड बाकी इन टर्म्स ऑफ वाइल स्टडिंग द सब्जेक्ट किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहले तो मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि मैथ्स में याद करने का नहीं होता है, पर जब आप नोट्स पढ़ते हो आपको जो भी रिजल्ट्स आपके टीचर्स लिखवाते हैं वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि उनसे टाइम बहुत बच जाता है फिर। हाँ, मतलब जो आपको टाइम गिवन है एग्जामिनेशन में, आप अगर डिराइव करने लगोगे तो आप नहीं कर पाओगे।
इन एनी केस आप जितने भी अच्छे हो आप नहीं कर पाओगे। और अब बात करते हैं अगर मैथ्स में प्रिपरेशन की, तो जैसे हमारे कोचिंग्स में तो शीट्स होती हैं मोस्टली, तो बुक्स तो मैं उतनी ज़्यादा नहीं करता था। क्वेश्चन बैंक्स और शीट्स जो होती थी मैं बस उन्हीं पे ही फोकस करता था। तो शीट्स जब आप कर रहे हो तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप टाइम लगा के करो, या पहली बार में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बार बार रिगर्जिटेट करते रहो, ताकि जो आपकी शीट में है वो तो आपको कम से कम जो आपको पढ़ाया गया है वो तो आप रूटीन जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखते ही कर पाओ। जैसे पेपर में अपन बात करें कि 18 क्वेश्चंस का जैसे एक पार्ट, और उसमें से आपके 12 रूटीन क्वेश्चंस आएंगे या 10 और 8 नॉन रूटीन आएंगे। तो अगर आप उन 10 में ही टाइम लगा दोगे तो आपको 8 जो आपके जिसमें थिंकिंग वाला पार्ट है वो करने का टाइम बचेगा ही नहीं। तो जो रूटीन क्वेश्चंस है वो तो याद होने चाहिए। सिंस तूने मेंशन किया यार बुक्स वगैरह के बारे में कि तूने कुछ बुक्स शायद करी हैं, तो कौन सी बुक्स थी एंड मतलब कैसे उन्हें यूज़ करता था? मतलब आई थिंक काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके पास शायद मॉड्यूल्स उतनी अच्छी नहीं होती या वो, तो दे मूव ऑन टू बुक्स को कैसे प्रैक्टिस करना है एंड विच बुक्स डिड यू डू? तो मेरे को अरिहंत की 2 बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। एक दोनों ही एस के गोयल सर की रिटन है, एक अलजेब्रा है और एक कोऑर्डिनेट। अलजेब्रा वाली तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो ऑन दी हार्डर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। इसको करने का प्रोसीजर दोनों का यही है कि उसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा थ्योरी रहती है, अलजेब्रा में तो खास करके। पहले आप थ्योरी को पढ़ लीजिए, सेशन वाइज थ्योरी दी हुई है उसमें, और फिर उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि वो लोग ख़राब रहते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, वो उनको करिए और फिर प्रॉब्लम्स पे आइए। एक और जो मैं बुक प्रेफर करता हूँ वो एक ब्लैक बुक के नाम से टर्मिनोलॉजी चलती है वो, सो इट्स एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, विकास गुप्ता सर की, राइट? प्रिलिमिनरी लेवल पे वो एक बहुत अच्छी किताब है। आप आगे जब आप पढ़ोगे तब वो मतलब तब वो इजियर साइड में लगने लगता है, सॉल्वेबल लगेगी। हाँ, फिर पर शुरुआत में आप कर सकते हैं। शुरुआत में आई फील उसमें थोड़ी एक टफनेस लगती है, हमें लगता है थोड़ा, बट हो जाती है फिर ओवर टाइम वी गेट यूज्ड टू इट। नाउ सिंस तुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद है, नेक्स्ट तो हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट अबाउट फिजिक्स तेरे को पसंद है? फिजिक्स मेरे को मतलब 2 कारणों से पसंद है। जैसे एक, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे शुरुआत में आपको जब पढ़ाई जाती है तब वो लगता है कि नहीं ये क्या है यार, मतलब इसका कोई यूज़ मेरे को अभी तो नहीं दिख रहा है, पर आप उसको आगे पढ़ते हो जैसे तो आपको समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स से। बहुत डेप्थ है उनमें। बहुत ज़्यादा डेप्थ है। फिजिक्स में एक दूसरा जो फैक्टर मेरे को बहुत पसंद है कि उसमें मैथ्स यूज़ होता है बहुत। सो मैथ्स तो छोड़ी नहीं जा रही सर आपसे। नाइस। एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स को जेई के एस्पेक्ट में क्या तरीका अकॉर्डिंग टू यू पढ़ने का, क्या तरीका है फिजिक्स को अप्रोच करने का फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? फिजिक्स में से जनरल पैटर्न तो यही है कि आप कॉन्सेप्ट्स को आप उसको रॉक सॉलिड कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑन द अदर हैंड कोई भी बुक ले लें वो उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, पर कॉन्सेप्ट्स आपके रॉक सॉलिड होने चाहिए। और जो अभी रिसेंट ईयर्स में जो पेपर्स में होने लगा है कि प्रॉब्लम्स बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, वो तो आपको स्पीड बनाए रखनी चाहिए हमेशा। सो स्पीड पे भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आजकल लेंदी प्रॉब्लम्स आ रही है अकॉर्डिंग टू यू। इसके अलावा यू मेंशन्ड कंसेप्ट्स को रॉक सॉलिड करना है, तो कंसेप्ट्स को रॉक सॉलिड कैसे करना है, इस पे भी थोड़ा एलैबोरेट करना। कंसेप्ट्स को रॉक सॉलिड करने के लिए पहले तो नोट्स ही पढ़ना ज़रूरी है। बुक्स की बारी आती है तो बुक्स में जैसे मैंने तो 3-4 बुक्स की थी, और मेरे को फिज़िक्स में मतलब बुक्स करना बहुत पसंद था। मैथ्स भी आ रही है, फिजिक्स के कंसेप्ट भी आ रहे हैं, सर का ड्रीम कम ट्रू। जो बुक्स मैंने की थी फिजिक्स में, जैसे मैंने क्लेपनर एंड कॉलिनकॉव की बुक आती है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, उसमें कुछ आखिरी के छोड़ के, आखिरी तो मतलब वो इररिलेवेंट टाइप के हैं, रिलेटिविटी जुड़े हुए हैं, पर उसके पहले तक तो सम पार्ट्स आर वेरी गुड और उसके प्रॉब्लम्स भी काफ़ी अच्छे हैं कॉन्सेप्ट्स को आपको इम्प्रूव करने के लिए। इन पार्ट्स 2 बुक्स की हैं, एक 200 प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स आती है, या आई हर्ड, तो लेजेंडरी बुक है, डेविड मोरिन। 200 प्रॉब्लम्स की मैकेनिक्स आई थिंक इज नाइस। या मेजरली मैकेनिक्स बट लाइट इज आल्सो आई थिंक। Since you mentioned Klepner and David Morin and दूसरी you mentioned 200 problem and third also, so ये इन तीनों बुक्स को कैसे अप्रोच करते थे, मतलब what was your style of doing them? तो इन बुक्स की खास बात यह है कि इनमें थ्योरी बहुत एक्सटेंसिव तरीके से दी हुई है। दे एम्फेसाइज ऑन फीलिंग द थ्योरी रादर देन जस्ट इनकलकेटिंग
mathematical equations and results. Okay, so they basically try to provide you a depth of understanding and promote कि तुम application of those concepts ज़्यादा समझो rather than just memorizing the concepts itself. ऐसा कुछ I think you are trying to say. जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, क्लेपनर का मतलब उसकी बहुत अच्छी बात है कि उसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, बस जैसे आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चंस जो रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो इसके अलावा सिंस अब काफ़ी बात कर ली आपके फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स के बारे में, सो अब बढ़ते आगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री कैसा लगता है इन जनरल? केमिस्ट्री को प्रायरली तो उतना नहीं पसंद था, पर जैसे जैसे जेई पास होते जाए मेरे को लगा नहीं, पसंद करना पड़ा। पसंद करना पड़ा। नहीं, दिस इज द थिंग दैट वुड हेल्प मैथ्स में जितना भी स्कोरिंग पढ़ वाइज। लूं। राइट, नाइस स्ट्रैटेजी। हाँ, बाकी नाउ लेट्स स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के बारे में कुछ बताओ, मतलब व्हाट आर योर ओपिनियंस, कैसे थोड़ा प्रेप करना चाहिए इनऑर्गेनिक को लेके? सो इनऑर्गेनिक में एज सच कंसेप्ट्स बहुत डीप भी रहते हैं और मतलब इतनी आसानी से मेमोराइज भी नहीं होते हैं। जेई के लेवल पे तो आप काम चला सकते हैं, केवल जो रिएक्शंस है उनको मेमोराइज करके, आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंस यू मेंशन कि कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करने से ही वी कैन स्कोर गुड और सफिशिएंट रहेगा जेई के लिए, तो अकॉर्डिंग टू यू कौन से टॉपिक्स रहेंगे ऐसे, मतलब इफ़ यू कैन एलैबोरेट उस पर थोड़ा। 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है ब्लॉक केमिस्ट्री, और 12th में भी पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, ये दोनों उतना मेजर कंसर्न प्ले नहीं करते हैं। लाइक एक दो क्वेश्चन ही आते हैं इनके एक पेपर में, तो उससे इतना ज़्यादा मतलब टेक केयर नहीं करने की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड कोऑर्डिनेशन एक मेरे को लगता है काफ़ी ईजियर साइड पे भी टॉपिक है, उसमें मेमोराइज करने का ज़्यादा है नहीं, और लाइक आप उसमें स्कोर गुड कर सकते हैं। उसमें जेई अभी तक तो ज़्यादा डेप्थ पूछता भी नहीं है, और एक इससे ज़्यादा डेप्थ तो मतलब फिर काफ़ी ज़्यादा फिर तो पूछना बहुत पड़ेगा। ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी आई फील। राइट, काफ़ी सही तरीके में बता रहे हो। इसके अलावा आई एम श्योर कुछ ना कुछ बुक्स यू वुड हैव रेफर्ड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थ्योरी पर्पसेस से भी और प्रैक्टिस पर्पसेस से भी, तो व्हाट आर दोज बुक्स और कैसे अप्रोच कर रहे थे उन्हें? सो इनऑर्गेनिक के लिए एज सच तो एक ही बुक को ही मेजर माना जाता है, जेडी ली को। मैंने उसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं। जेडी ली एक इंफॉर्मेटिव बुक है रादर देन एक नॉट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टीचिंग बुक। मतलब मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इतना ज़्यादा, बट इट इज़ गुड बुक एज पर जेई। सो मैं इनऑर्गेनिक में उतनी ज़्यादा बुक्स इसके अलावा है नहीं, और मैंने रेफ़र भी नहीं किए हैं। मैं मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस अपनी जो नोट्स होते थे और जो कोचिंग का मटेरियल होता था उसके अलॉन्ग विद जो टेस्ट होते थे, वो एक काफ़ी अच्छा इंटरफेस देते थे कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक आपको हेल्प करते हैं वो गेज करने में कि आप किस लेवल पे। टेस्ट तो यार आई फील काफ़ी क्रूशियल होते हैं, मतलब दे हेल्प यू गेज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, प्लस प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो भी सेम लेवल के बनाने की कोशिश करते हैं। सो आई फील दोज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। सो मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता था मेरे को तो अपने टाइम पे। हाँ, मेरे को केमिस्ट्री में अगर तीनों ब्रांचेस की बात करें तो मेरे को ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका पार्टली मोस्ट ऑफ द रीज़न यही है कि मेरे टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे उसमें। ओके, नाइस। उनका तरीका इंटरेक्ट करने का बहुत ही पेक्यूलियर था। सटल वे में सर की तारीफ करी जा रही है यहाँ पे। नाइस। सो इफ यू वर टू गिव एनी गाइडेंस टू एनी ऑफ योर जूनियर्स जो कि अभी जेई की तैयारी कर रहे हो या एस्पिरेंट्स हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्ड में, तो क्या ऐसे पॉइंटर्स होंगे विच स्टक विद यू एंड तक एंड जिससे उनकी लाइफ ईजियर हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एनसीईआरटी जो है वो एसेंस है, मतलब उसको पढ़ना तो आपको कंपलसरी है ही। को लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे काम का नहीं है अभी और मैं इसको छोड़ सकता हूँ, वो आपकी जेई मेंस में तो स्पेशली बहुत काम आएगी, और जेई एडवांस में आपको एक जिस्ट दे देगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज सच फंडामेंटली होती क्या है, स्पेसिफिकली इन 12th क्लास। और इसके बाद सेकेंड पॉइंटर में ये देना चाहूँगा कि रिएक्शन मैकेनिज़म्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो आजकल के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं अब वो नहीं रहे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। आपको रिएक्शंस जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती हैं वही पूछी जा रही हैं। मतलब थिंक करना पड़ता है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल ये है, इलेक्ट्रोफाइल ये है, कैसे रिएक्शन हो रही होगी, रिडॉक्स हो रही होगी।
सो अपनी अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन मैकेनिज़म्स को लेके आपको ब्रॉड करनी चाहिए, और जब आपको पढ़ाई जाए वो मोस्टली 12th में ही सारी रिएक्शन मैकेनिज़म्स आती हैं, तो उस समय बहुत फोकस करें। इसी से ही कनेक्टेड एक पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वही इम्पॉर्टेंट होती हैं जिनमें रिएक्शन मैकेनिज़्म के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एरोमेटिक और कार्बोनिल दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कार्बोनिल में भी नेम्ड रिएक्शंस जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जेई उनको रिपीटेडली पूछता है। ऐसा आपको मेरे ख्याल से शायद एक भी ईयर नहीं मिलेगा कि दे हैवंट बीन अ सिंगल ईयर जहाँ नहीं पूछा हो, राइट। मैंने अपनी ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन में तो बुक्स भी रेफ़र की थी, जैसे एक एलजी वेट की हमारे सर ने ही रेफ़र की थी, एलजी वेट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो वो एक अच्छी किताब है, उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। और एक और बुक है क्लेडन नाम की बुक आती है, जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ी जा सकती है, पर वो एज सच थोड़ी बहुत ही रेलेवेंट है, ज़्यादा तो वो यूज़ नहीं आती है। ओलंपियाड्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पर जेई के हिसाब से इट इज़ नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। Right. To sum up, you mentioned about NCRTs. NCRTs is very important. Reaction mechanisms are very important. Now next comes physical chemistry. So physical chemistry में according to you क्या मतलब रहता है, मतलब what is basically physical chemistry about? Numerical, conceptual, कहाँ lie करता है? सो फिज़िकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, पर जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अभी जो जेई का पैटर्न है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको ही आपको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़रूरत है अलग अलग रिसोर्सेज। ओके, नाउ सिंस यू मेंशन प्रैक्टिस से तेरा क्या मतलब है, और कहाँ से करें, मतलब जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, वो कहाँ से करें प्रैक्टिस, और किस वे में करें जिससे कि उनका बेस्ट आउटपुट है? प्रैक्टिस का मेजर सोर्स तो ऐसा जो आपकी बुकलेट्स होती हैं और जो टेस्ट होते हैं वही रहते हैं, और जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तब आप बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। जैसे एक कराई जाती है, नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है, मैंने तो वो करी थी। उसमें सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1 का रेलेवेंस ज़्यादा है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और आपका टाइम वेस्ट ही करते हैं। सो मयंक, अभी तक हम बस पढ़ने वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट हमने आई थिंक बहुत एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ मिस करे हैं, विच आर द नोट्स। क्योंकि हम टीचर्स की क्लासेस तो अटेंड करते हैं, बट जो हमारे साथ रहते हैं वो हमारे नोट्स ही होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, नोट्स लेने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होता है? कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो कि आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि उन्हें वो दिमाग में रखना चाहिए वाइल मेकिंग नोट्स। सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा इस क्वेश्चन को। तो पहला तो मैथ्स है, जैसे मैथ्स में थ्योरी तो आपको लिखनी चाहिए, जो रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रहें, बार बार आप जब रिवाइज करें तो आप उनको याद करें, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और वो जो टीचर ने किस तरीके से सॉल्व किया है वो आपको पूरा नोट डाउन अच्छे से करके रखना चाहिए, क्योंकि वो एक आइडियल सिचुएशन है, और अगर आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आप। ओके, एंड नाउ मूविंग ऑन टू फिजिक्स। मोर और लेस सेम स्ट्रेटजी है, उसमें बस कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और ये फिज़िक्स के टीचर्स भी ज़्यादा फोकस करते हैं और हमें भी करना चाहिए कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा रहें और विड्थ पे काम करें, ना कि डेप्थ। तो ऐसा जेई में ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, पर विड्थ जो है आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए फिजिक्स के क्वेश्चंस। विड्थ एज इन यू कवर ऑल टाइप ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा? Yeah, so the question should be as per the current pattern. They should be first of all like real life based, like that is the neo pattern, and also they should be involving various topics, multi-topic questions. Okay, so mix of topics is really common in physics according to you. Okay, nice. Now moving on, in chemistry, inorganic, organic and physical, तीनों के लिए किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए according to? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में जैसे इनऑर्गेनिक इज़ अ वेरी लर्निंग बेस्ड, सो उसमें तो नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जैसे आप कलर पेन्स का यूज़ करो और अलग अलग रिएक्शन। इवन आई डिड दैट। उससे आपके नोट्स इंटरेक्टिव रहते हैं और आप जो एक टीडियस वर्क है लर्निंग का वो भी ईजियर साइड हो जाता है। ऑर्गेनिक में
रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे आपको फोकस करना चाहिए। आप क्लियरली लिखो कि उसके साइड में ऐसे क्लाउड्स बना दो कि इस समय सर ये एक्सप्लेन कर रहे थे, जब आप नोट्स लिख रहे हो जो सर ने एक्सप्लेन किया वो तो है ही, और इसके अलावा कि लाइक एट दिस मोमेंट वाटर अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल or the carbocation. Why it attacks? Because water has lone pair, carbocation has. आप ये एक एक्स्ट्रा एडिशन करना चाहिए नोट्स में मेरे ख्याल से कि वाई आई थिंक ये जो क्वेश्चन वाई है वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इनकलकेट इन आवर नोट्स। मतलब तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस चीज़ पर? एज पर द करंट पैटर्न ऑफ द पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, आपको थिंक करना पड़ता है और थिंकिंग के लिए ज़रूरी है रीजनिंग। सो आपको वाई पे तो हमेशा ही फोकस करके रखना चाहिए रादर देन प्रोसीजर्स। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है पर प्रोसीजर्स के पीछे मोटिवेशन क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। एप्टली सेड यार। मतलब आई थिंक जो डेप्थ है वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा मैटर करती है रादर दैन कितना पोर्शन कवर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई थिंक बहुत लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच इज़ मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट के लिए क्या ओपिनियंस है तुम्हारा एंड हाउ मेनी मॉक टेस्ट डिड यू गिव? मॉक टेस्ट में शुरुआत में तो उतने नहीं देता था बट जेई के 6-7 मंथ्स पहले एक्सटेंसिव टेस्टिंग करनी चाहिए। वन ऑफ द वे ये है कि आप अगर एक दिन में जैसे 2 जेई एडवांस के पेपर दे रहे हो 3 आवर्स के, और तो फिर आपको एक उसी पैटर्न कंटिन्यू करते हुए एक जेई मेंस का पेपर भी दे ही देना चाहिए। उससे ऐसे एक फ़ायदा ये होता है कि आपका ब्रेन रेडी रहता है कि जितना भी मेरे पे लोड पड़ेगा मेरे रियल पेपर वाले दिन मैं उसको हैंडल कर लूँगा। अनदर पॉइंट इज दैट कि जो आप जब एनालिसिस कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट का तो केवल जो आपने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं उन पे ना फोकस करके जो आपने राइट किए हैं उन पे भी एफिशिएंट और टाइम सेविंग मेथड्स आपको देखने चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बेस्ट वे है कि नहीं, मतलब टाइम सेव करने के हिसाब से भी। एक फैक्ट ये है कि जब आप पेपर्स देंगे रिपीटेडली तो मार्क्स तो फ्लक्चुएट करेंगे, जैसे आप डिफिकल्टीज फेस करेंगे किसी टॉपिक में तो आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने एफर्ट्स में और हर टॉपिक को स्ट्रेंथन करते हुए चलना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई फील एंड मैं इस पे थोड़ा एम्फोसिस भी करना चाहूँगा क्योंकि हम में से काफ़ी क्या होते हैं भड़बड़ा जाते हैं जब मार्क्स ऊपर होंगे या नीचे होंगे, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्टे पुट एंड बी पेशेंट अबाउट इट। एंड एक लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप पेपर की डेट को नियर करते हैं आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए डिफ़िकल्ट एंड वाले पेपर्स कम कर देने चाहिए और जो जेई के लेवल के ही पेपर्स देने चाहिए ताकि आपको मोरल बूस्टेड रहे जब आप पेपर देने। सो एज मयंक मेंशन्ड अबाउट कॉन्फिडेंस के रिगार्ड में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार लास्ट के दिनों में ना इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स, इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस, इनफ वी हैव गिवन इनफ मॉक टेस्ट एंड स्टफ, मतलब द परफॉर्मेंस रियली गेट बूस्टेड बाय अ लॉट एंड दैट इज समथिंग विच plays a very crucial role in your performance क्योंकि at the end the result matters. It's not just about the preparation you did, the results also play a crucial role. And now since we are already talking about how crucial the actual result matters, it's also important to talk about the paper attempting strategy. So how did you actually attempt the paper since you got All India rank 5? Thus you must obviously have something special about your strategy, so do share it. So like the order in which I attempted the paper was mainly chemistry, maths, physics, but one more thing I would like to add in that order, like if you are not able to solve let's say maths then you should quickly jump to physics, not waste time on a particular question. Why this chemistry then maths and physics? So chemistry is a subject which you can surely say will give you results if you know, and you will know at the first thought that no, I haven't read this, I will not be able to attempt this. It is best to like give a guess if there is not a negative marking. And also chemistry takes approximately 30 minutes to complete, 30-40 minutes, and that gives you a boost that you have completed one third of the paper in just 30 minutes, right? That's a really clever move on your part. And except for that, how do you actually attempt the paper, like in rounds or section wise, like many different other people do?
So what's your strategy for it? आपको पूरे पेपर को एज अ सिंगल पेपर लेना चाहिए जिसके 3 टॉपिक्स हैं। तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आ रहे हैं तो आइडियली आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स ये सब एक लाइन में अटेम्प्ट करते रहना चाहिए 1 to 18, 1 to 18, 1 to 18। अगर कुछ डिस्टर्बेंस है, जैसे आपको मैथ्स से फिजिक्स में स्विच करना पड़ रहा है, तो आप पहले फिजिक्स पूरा अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर वापस मैथ्स पे। सो यू आर सेइंग कि यार पेपर देख के थोड़ा डिसाइड कर लो, मतलब अगर पेपर लग रहा है यार ये पोर्शन टफ है या ये पोर्शन में मेरे को ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस दिन, तो उस पार्ट को उस समय के लिए स्किप कर दो एंड आगे बढ़ जाओ। मतलब ऐसा ना हो कि गेट स्टक ऑन दोस पूरा पार्ट, ऐसा क्लियर कर लेना चाहिए जो भी इजियर साइड ऑफ क्वेश्चंस हो। पेपर आप को एक बार देख तो लेना ही चाहिए कि आपको बाद में ये रिग्रेट ना रह जाए कि इजियर क्वेश्चंस छोड़ दिए। ट्रू, एटलीस्ट एक बार पूरा पेपर विजिट करना तो आई थिंक इज़ अ वेरी मस्ट, क्योंकि अगर पूरा पेपर देखा ना हो तो बाद में कई बार ये भी हो सकता है कि आपको रिग्रेट हो रहा हो कि यार मैंने इजी वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, एंड विच आई थिंक इज़ अ वेरी बिग फॉल्ट ऑन any aspirant's part. Now since you mentioned यार केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, तो इनका कुछ टाइम तो कुछ रखते होगे ना, स्टिल एक बेसिक स्ट्रक्चर, थोड़ा फ्लेक्सिबल बट बेसिक स्ट्रक्चर तो एक होता होगा कि इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री का ड्यूरेशन एट मैक्स 40 मिनट्स होना चाहिए, मैथ्स का 1 आवर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और फिर जो रिमेनिंग टाइम है वो फिजिक्स को दे दें। और मैं इस पर एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि इफ़ पॉसिबल हो तो जो पहले 2.5 आवर्स होते हैं उसमें आपको पेपर एक बार देख तो लेना ही चाहिए। जैसे अगर आपके 54 में से 46-47 क्वेश्चंस आपके अगर हो जाएं तो आप, क्योंकि जो क्वेश्चंस बचे हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा थिंकिंग वाले हैं, अगर आप उसमें 2-3 भी कर लेते हैं तो आपके लिए बोनस ही है। आपने जो पहले वाले 2.5 आवर है उसमें एक डिसेंट स्कोर सिक्योर कर लिया है, उसके बाद आप इंक्रीमेंट ही कर सकते हैं। राइट, सो अकॉर्डिंग टू यू पहले हमें अपना एक बेसिक जो हमारा टारगेटेड स्कोर है वो सिक्योर करना चाहिए एंड देन मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसलिए पहले इजी वालों को ख़त्म कर दें एंड देन जो ज़्यादा थिंकिंग वाले उन पे मूव ऑन करना चाहिए, विच इज़ अ स्मार्ट मूव ऑन योर पार्ट। सो व्हाट अबाउट योर जेईई एडवांस 2022? पेपर 1, पेपर 2 कौन सा अच्छा गया, कैसा रहा, मतलब क्या एक्सपीरियंस था? इस साल के पेपर में एक जनरल बात कह सकते हैं जो कि हर कोई मानेगा कि तीनों ही सब्जेक्ट सिग्निफिकेंटली डिफ़िकल्ट थे, और जिसमें एम्फेसिस करना चाहूँगा केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट आया था, जो कि मोस्टली नहीं देखा जाता है। पेपर वाइज देखा जाए तो पेपर 1 में मेरा केमिस्ट्री स्मूथली हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स में हो गया था मेरा। फिर मैंने मैथ्स पे आया था, तो मैथ्स भी मैं मतलब कर रहा था, तो मैं जैसे एक क्वेश्चन मेरे को याद है, वो मेरी साइड से मिस्टेक थी कि मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया था और वो मेरा सही भी नहीं हुआ, तो मेरे को अभी भी रिग्रेट होता है। पर पेपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, मैं उसको उतना अच्छे से तो हैंडल नहीं कर पाया। ये तो मैं अपने पार्ट में मानूंगा। मैंने जब फिज़िक्स करना चालू किया वो स्मूथली चल रहा था, पर फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि टाइम जो है वो अपना गेम प्ले कर रहा है। जब मेरा हाफ एन आवर बचा था तो मेरा फिजिक्स का एक पूरा सेक्शन अनअटेम्प्टेड था, मतलब अनसीन था, एंड दैट वाज आल्सो इंटीजर, जो कि हाईली टाइम टेकिंग होता है। राइट, मैंने उसको बहुत स्पीडीली किया और इसलिए मतलब एकदम इजियर एंड क्वेश्चंस भी मेरे से एक गलत हो गया था। सो ये तो पेपर 1 की बात हुई। व्हाट अबाउट जो बीच में गैप था और पेपर 2 के बारे में, उसमें क्या किया और कैसा गया पेपर 2? सो पहले क्या आपकी बात कर लेते हैं। तो जैसे मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला था कि आप जैसे ही घर पे आएँ तो एक लंच कर लीजिए, ज़्यादा लाइट ही लंच करना है, ज़्यादा हैवी नहीं करना है, थोड़ा टाइम स्लीप और एक कोल्ड शावर लेना है, ताकि मतलब माइंड रिफ्रेश हो जाए आप। और एक और बात, दोनों पेपर्स के बीच में इस बार हुई थी कि मेरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टीचर थे उनका कॉल आ गया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर कैलकुलेशंस पहले पेपर में डिफ़िकल्ट आई हैं तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, पेपर 2 पे फोकस करना चाहिए। जो हो चुका है उसको तो अपन ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते, जो होने वाला है उसको अपन बेस्ट दे सकते। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा कि पेपर 2 अच्छा करें हम, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर 1 के कारण घबराए कि हाँ टफ आ गए। तो सो मूविंग ऑन, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रिजल्ट डे। कैसा लगा, क्या हुआ रिजल्ट डे जब आपने देखी अपनी ऑल इंडिया रैंक 5 आई है? तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था
एंड खुद को कैसा लग रहा था? जब रिजल्ट आया मैं अपने टीचर के साथ ही मैंने रिजल्ट देखा था, तो जैसे ही वो रैंक देखी मेरे को तो उतना इमीडिएटली तो उतना इमोशन फील नहीं हुआ। आप शॉक हो जाते हो ना कि ये क्या हो गया, बिलीव नहीं होता है। पापा और सर तो मतलब काफ़ी खुश हो गए। मेरे को तो थोड़ा टाइम लगेगा रियलाइज़ करने में कि मैंने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस हुए थे, बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस था वो 3-4 डेज़ का, जिसमें मतलब फील हो रहा था कि जो आपने जो मेहनत की है वो यूज़फुल रही और आपके आसपास के लोगों पे उस रिजल्ट का कितना इम्पैक्ट है आपको मतलब रियलाइज़ होता है। सिंस यू मेंशन अबाउट स्ट्रगल्स एंड आपने पहले भी मेंशन किया था कि आपकी मम्मी आपके साथ रह रही थी, तो आपकी मम्मी का क्या रोल था इस पूरी जर्नी में? एंड आपके पेरेंट्स अलग अलग रह रहे थे, सो हाउ डिड दैट एक्चुअली प्ले अ रोल इन योर जर्नी? मतलब कैसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट था, क्या था? मैं उनके साइड पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि उन्होंने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया है मतलब मेरे फ्यूचर के लिए। मतलब अपने आप में जैसे आप कोटा में जैसे मैंने देखा है कि आप सोसाइटी से तो अलग हो जाते हो, आपको ज़्यादा कनेक्शन रहता नहीं। मेरी मम्मी का मेजर जो था वो नर्चर, पूरा खाना मेरे को अच्छा मिलता रहे और मेरी पूरी देखभाल अच्छे से होती रहे। मेरा अगर मोरल डाउन है तो वो से ही पूछ लेती थी कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसको सॉल्व करने की उनके एक्सटेंट पे जो भी हेल्प करती थी। टीचर से बात कर लेती थी ताकि मतलब वो गेज कर सके प्रॉब्लम और टीचर्स को भी इन्फॉर्म कर सकें कि आप कैसे इसको हैंडल करें। पापा और मम्मी, पापा तो वैसे मेरे थोड़े समय से मतलब उनकी पोस्टिंग तो बाहर ही थी, मतलब वो इसलिए ज़्यादा घर पे नहीं आते थे ताकि मतलब मेरे को डिस्टर्ब ना हो अपनी पढ़ाई में। ग्रेट। स्पेशली मतलब आई फील फैमिली में इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक बच्चा दे रहा है, इट्स अबाउट पूरा फैमिली एज अ वन देता है एंड काफ़ी मतलब पूरी फैमिली का ही कंट्रीब्यूशन हो जाता है उसमें। सो इतना सारा डिस्कशन कर लिया है मैं, अब थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा फन करते हैं एंड लेट्स डू दिस फन रैपिड राउंड इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस एंड उनके फटफट आंसर देने, ओके? If you could choose any superpower to help you prepare for the exam, what would it be and why? मैं कम स्लीप में भी अपना काम अच्छे से एफिशिएंटली कर सकूँ। Okay, जिससे कि सोना ही ना पड़े और काम भी करते रहो. Nice, smart. Next question. If you could travel back in time and give yourself one piece of advice before starting your exam preparation, what would it be? Be motivated every time. Every time, be motivated. Nice. And the third and the last question is, if you could create a new reward for topping the exam, what would it be and why? I think it should be a memorandum of all the good qualities you had, so that you can remember them from the rest of Okay, your so life. you always feel confident about yourself and positive also. Thanks, Mayank, for those answers. And with this, here's a hamper for you. So enjoy it. And with this, I would like to request you to give a message to the aspirants. कोई भी special advice, कुछ भी हो दिमाग में, something which stuck with you after this whole journey. So अपने टीचर्स की बात सारी मानते रहें और 3 चीज़ों का हमेशा याद रखें: मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। So Mayank, that was really apt of you. मतलब इतनी short एक crisp piece of advice you gave to all the aspirants and it was great having you over. I hope ये session आप सभी के लिए काफ़ी informative रहा हो and काफ़ी helpful भी. For more such content, do like, share and subscribe to the channel. Also, hope you gained something during this session and let's crack it.